आज हमारे पास रॉबिन शर्मा की किताब मुट्ठी में तकदीर है और हम इसके जरिए एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि महानता या जिसे हम ग्रेटनेस कहते हैं, क्या ये कोई जन्मजात गुण है जो बस कुछ खास लोगों को ही मिलता है, या फिर इसे छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों से बनाया जा सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि महानता किसी पहाड़ की चोटी जैसी है। हाँ, कि उस पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल, लेकिन ये किताब कहती है कि ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक चुनाव है, अ चॉइस। और आज हम इसी चुनाव के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे किताब की शुरुआत एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है। कौन सी? आप पानी में गिरने से नहीं डूबते, आप उसी में रह जाने की वजह से डूबते हैं। अरे वाह! है ना? चलिए, इसी सोच के साथ इस किताब के जरूरी सबकों में उतरते हैं। तो किताब का जो पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है ना, वो इसी से जुड़ा है कि ज्यादातर लोग वो अपनी जिंदगी को एक तरह से होल्ड पर रखकर जीते हैं। होल्ड पर? हाँ। वो सोचते हैं कि जब सही नौकरी मिल जाएगी, या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हाँ, या जब सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तब वो अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जीना शुरू करेंगे। और यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। शर्मा बताते हैं कि अपनी मृत्युशैया पर पड़े ज्यादातर लोगों को इस बात का पछतावा नहीं होता कि उन्होंने क्या गलत किया, बल्कि इस बात का होता है कि क्या नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। कि उन्होंने और ज्यादा जोखिम क्यों नहीं उठाए, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, या और खुलकर प्यार क्यों नहीं बांटा। उनका सवाल बहुत सीधा है, अगर अभी नहीं तो फिर कब? ये बात सोचने वाली है, क्योंकि हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो तो यही आती है कि हम बेहतर भविष्य के लिए आज को टालते रहें। तो इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम क्या है? अपनी जिंदगी का नेतृत्व करना। एग्जैक्टली। अपनी जिंदगी का नेतृत्व करना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब है इसी पल को पकड़ना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना कि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। शर्मा का एक बहुत अच्छा सूत्र है। क्या? बेहतर जानकारी के साथ आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं, और जब आप बेहतर विकल्प चुनेंगे तो बेहतर नतीजे देखेंगे। और ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये उस जानकारी पर तुरंत अमल करने के बारे में है। ठीक है, तो अगर किसी को अपनी जिंदगी का नेतृत्व करना है तो उसे एक टॉप परफॉर्मर की तरह सोचना पड़ेगा। किताब में एक विजेता बनाम पीड़ित का जिक्र है, ये क्या है? ये एक मानसिकता का खेल है। देखिए, पीड़ित या विक्टिम मानसिकता वाला इंसान हमेशा बाहरी परिस्थितियों या दूसरे लोगों पर दोष डालता है, जैसे कि ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, या बॉस ठीक नहीं है इसलिए प्रमोशन नहीं मिला। बिल्कुल। वहीं विजेता मानसिकता वाला इंसान व्यक्तिगत जवाबदेही लेता है। वो कहता है, मुझे घर से जल्दी निकलना चाहिए था, या फिर शायद मुझे अपने स्किल्स को और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये सोच थोड़ी कठोर नहीं है? कई बार हालात सच में किसी के काबू से बाहर होते हैं, ऐसे में खुद को जिम्मेदार ठहराना क्या सही है? बहुत अच्छा सवाल है। और किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि बाहरी हालात मायने नहीं रखते, बिल्कुल रखते हैं। लेकिन शर्मा का कहना है कि दूसरों पर दोषारोपण खुद को बचाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, आपका जो रद्द-ए-अमल है, आपका रिस्पॉन्स, वो हमेशा आपके हाथ में होता है। और पता है, किताब के अनुसार एक अकेला इंसान भी अपनी कंपनी या परिवार का माहौल बदल सकता है। सिर्फ एक इंसान? कैसे? अगर वो अपने प्रभाव क्षेत्र यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर बदलाव लाना शुरू कर दें। जब हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी अपनी उत्कृष्टता से वंचित कर देते हैं। तो ये जो विजेता वाली मानसिकता है, ये एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है, लेकिन फिलॉसफी बिना एक्शन के तो अधूरी है। तो क्या किताब हमें कुछ ऐसे ठोस प्रैक्टिकल कदम भी बताती हैं जिन्हें हम आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकें? हाँ, बिल्कुल। यही इस किताब की खूबसूरती है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती बल्कि बहुत व्यवहारिक तरीके भी सुझाती है। जैसे व्यक्तिगत महानता हासिल करने के 6 तरीके बताए गए हैं। ओके। उनमें से एक तरीका जो सुनने में शायद थोड़ा बड़ा लगे, वो है अपने जीवन के लिए 20 साल की योजना लिखना। 20 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद है पूरी तरह से स्पष्टता लाना, क्लैरिटी। जैसे बड़ी कंपनियां अपना एक मिशन और विजन स्टेटमेंट बनाती है ना, हाँ। वैसे ही हमें अपनी जिंदगी का एक नक्शा बनाना चाहिए। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है, लेकिन ये आपको एक दिशा देता है। एक डायरेक्शन। हाँ,
इससे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप आखिर जा कहाँ रहे हैं। किताब में एक और सलाह दी गई है जो मुझे थोड़ी अजीब लेकिन दिलचस्प लगी। वो ये कि हर हफ्ते कुछ ऐसा करो जिसमें डर लगे। हाँ, इसका क्या मकसद है? क्या ये सिर्फ कंफर्ट जोन तोड़ने के बारे में है? ये उससे कहीं ज्यादा है। आप डर को एक कंपस की तरह समझिए। कंपस? हाँ, जिस चीज से आपको डर लगता है अक्सर वही आपके विकास का सबसे बड़ा अवसर होता है। डर के दूसरी तरफ ही आपकी असली क्षमता छिपी होती है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई नया स्किल सीखना। जब आप जानबूझकर असहज स्थितियों में जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका डर वो छोटा लगने लगता है। और इसी से जुड़ा एक और टूल है जिसके बारे में किताब बहुत जोर देती है, जर्नल लिखना। हाँ, जर्नल लिखना, इसके कई फायदे बताए गए हैं। क्या है वो? देखिए, उन सभी फायदों का सार एक ही है। ये आपके धुंधले विचारों और दबी हुई भावनाओं को कागज पर उतारकर उन्हें एक आकार देता है। ये बेसिकली आपके दिमाग के लिए एक डीफ्रैगमेंटेशन टूल जैसा है। अच्छा, जैसे कंप्यूटर में होता है? बिल्कुल, जो बिखरी हुई फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके सिस्टम को तेज बना देता है। जब आप अपनी उलझनों को लिखते हैं तो आप उन्हें बाहर से देख पाते हैं, जिससे समाधान खुद ब खुद सामने आने लगता है। और ये दबी हुई भावनाओं के लिए भी मददगार है? बहुत ज्यादा। ये दबे हुए गुस्से या निराशा को बाहर निकालने का एक सुरक्षित तरीका भी है, जिससे वे आपके अवचेतन मन पर हावी ना हो। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। वैसे जब हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बड़े नामों का ख्याल आता है, जैसे स्टीव जॉब्स। किताब में उनका भी एक जिक्र है? हाँ, और ये उनकी सफलता के पीछे की सोच को दिखाता है। शर्मा बताते हैं कि जॉब्स को भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछते थे। क्या सवाल? अगर ये मेरे जीवन की आखिरी रात हो तो क्या मैं वही करूंगा जो मैं आज करने वाला हूँ? वाह, ये सवाल तो प्रायोरिटीज को तुरंत साफ कर देता है। बिल्कुल। और अगर कई दिनों तक उनका जवाब नहीं होता था तो वे समझ जाते थे कि कुछ बदलने की जरूरत है। इसी सवाल की वजह से उन्होंने एक बार एक जरूरी बिजनेस मीटिंग छोड़ दी और उस महिला से मिलने चले गए जो बाद में उनकी पत्नी बनी। कमाल है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्यादातर पछतावा जोखिम लेने का नहीं बल्कि न लेने का होता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, सुरक्षा के दायरे में रहना ही सबसे असुरक्षित जगह है, क्योंकि वहाँ कोई विकास नहीं होता। एग्जैक्टली। किताब में सफलता के लिए एक संतुलित नजरिए की भी बात की गई है। एक तरफ लक्ष्य तय करना और कर्म करना, और दूसरी तरफ परिणामों को ढीली पकड़ से थामना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यावहारिक है? मतलब मान लीजिए किसी का कोई स्टार्टअप है, उसे तो हर हाल में नतीजे चाहिए, वो ढीली पकड़ कैसे रखेगा? या नतीजों की परवाह न करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करना, लेकिन ये समझना कि अंतिम परिणाम पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है। बहुत ज्यादा जोर लगाना? ऐसा है जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हो और कुछ ना करना, और सिर्फ इरादे जताकर कर्म न करना आध्यात्मिक उदासीनता है। मतलब ये सोचना कि बस अच्छा सोचने से सब हो जाएगा और असल में बिस्तर से उठकर मेहनत न करना। तो संतुलन बनाना है? हाँ, संतुलन का मतलब है अपना 100% दो और फिर जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। ये बात नियति और नेतृत्व के विचार से कैसे जुड़ती है? किताब कहती है कि आप अपनी नियति को खोजते नहीं हैं, आपकी नियति आपको खुद ढूंढ लेती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर किसी का जीवन में एक खास मकसद होता है, एक कॉलिंग होती है, लेकिन उसे खोजने के लिए आपको बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अपने अंदर। हाँ, जब आप जर्नल लिखने, ध्यान करने और चिंतन के जरिए खुद को गहराई से जानते हैं तो आप उन संकेतों को पहचानने लगते हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपकी दिलचस्पी, आपकी प्रतिभा, आपकी जिज्ञासा, ये सब आपकी नियति की तरफ इशारे हैं। अच्छा। जितना ज्यादा आप खुद से जुड़ेंगे उतना ही आपकी नियति आपके लिए साफ होती जाएगी। और खुद से जुड़ने के साथ साथ शायद दूसरों से जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक संगति की शक्ति के बारे में है। एक लाइन है, आप उन जैसे ही होते हैं जिनके साथ आप चाय पिया करते हैं। ये बिल्कुल सच है। इसे लॉ ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। हम अवचेतन रूप से उन लोगों की सोच, उनके सपने और उनके व्यवहार को अपना लेते हैं जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं और जिनके कोई बड़े सपने नहीं हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। जो हमें प्रेरित करते हैं
तो हमारे अंदर का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा जागृत होता है। इसीलिए अपनी संगति, चाहे वो असली हो या वर्चुअल, उसका चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुट्ठी में तकदीर का सार यही लगता है कि महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित हो। बिल्कुल नहीं। ये महानता के छोटे छोटे रोजाना काम से बनती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक पौधा लगाने जैसा है। आप रोज थोड़ा पानी देते हैं और कई दिनों तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक एक दिन एक पत्ती निकलती है और फिर देखते देखते वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। हाँ, महानता भी ऐसे ही छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का नतीजा है। किताब कहती है कि एक महान जीवन अच्छी तरह से जिए गए दिनों की एक श्रृंखला है जो मोतियों के हार की तरह एक साथ गुंथी होती है। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। रॉबिन शर्मा की ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी तकदीर हमारे ही हाथों में है, जिसे हम हर दिन हर एक चुनाव से करते हैं। इस पूरी चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ समाप्त करना सही रहेगा, जो किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सवाल है? ये सवाल हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा शब्द है जिसके लिए आप चाहेंगे कि आपका जीवन खड़ा हो, तो वो शब्द क्या होगा? प्यार, सेवा, ईमानदारी, साहस। ये एक सवाल आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। एक बेहतरीन सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है। ऐसी विचारों और किताबों की दुनिया में गहरी पड़ताल के लिए बुक शेल्फ टॉक सुनते रहे।